सबसे पहले तो मुमताज भाई हम बात करेंगे ट्रंप के टैरिफ बम का। ये भी एक तरह से बम हो गया है। अभी दुनिया को समझ में नहीं आ रहा है कि ये डरवा किस बात से रहे। ये अमेरिका को डरवा रहे कि अमेरिका से दुनिया को डरवा रहे। दुनिया के लोग समझ ही नहीं पा रहे कि टैरिफ बम है क्या। सबसे ज्यादा टैरिफ सीरिया पे लगाया गया है और 6 अरब देशों पर टैरिफ बढ़ाया गया है और उससे भी ज्यादा टर्की ने, आज विदेश मंत्री ने कह दिया कि यरूशलेम पे अगर कोई कब्जा करने की कोशिश करेगा तो उसको हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब कहीं ना कहीं टर्की भी सामने आ रहा है, क्योंकि सीरिया को लेके, अलशूरा को लेके जितना विश्वास में थे इजराइल और ट्रंप, वो सारे सपने, उनके मंसूबे चकनाचूर हो गए। वो चाहते थे कि सीरिया ईरान पर हमला कर दे, वो अपना आदमी समझते थे उसको, लेकिन सब उल्टा हो गया। मैं कहता हूं ना कि खामनेई साहब दुनिया के सबसे सीनियर लीडर है। इस उम्र का नेता ही नहीं है दुनिया में कोई, न उनके तजर्बे में, कोई है, न उनकी उम्र में कोई है, और न पर्सनालिटी वाइज है। और आज जो अमेरिका के 6 कंट्री जो यूएन में जब फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाने की लिए वोटिंग हो रही थी, उन 6 में ब्राजील भी था, फ्रांस भी था, कनाडा भी था और ब्रिटेन भी था। ये चारों कंट्रियों ने अमेरिका से अलग जाकर के फिलिस्तीन को नागरिकता और फिलिस्तीन को राष्ट्र की मान्यता दे दी, और बाकी लोग भी दे देंगे। अब पूरी दुनिया में अमेरिका और इजराइल के अलावा कोई उनके साथ नहीं। ये दोनों, हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है हिरिया जिरिया, ये हिरिया जिरिया हो गए हैं लोग। हिरिया जिरिया बोलते हैं जब खेत में आप खेत जोतते हैं ना अपने हल से, तो दाया बैल और बाया बैल को हिरिया जुरिया बोलते हैं। उसमें एक बैल कमजोर रहता है जो बाएं लगाया जाता है, और एक बैल मजबूत हो जाए जो दाएं लगाया जाता है। अगर दोनों बैल मजबूत हो जाएंगे तो वो सीधे चलेंगे, मुड़ेंगे ही नहीं। इसलिए एक कमजोर बैल को बाएं लगाया जाता है ताकि वो कमजोर समझ के धीरे से मुड़ जाए। अब मुझे नहीं समझ में आता है कि इजराइल कमजोर है कि अमेरिका कमजोर है। ट्रंप की क्या मजबूरी है या अमेरिका की क्या मजबूरी है? जियो बाइडेन तक तो हम लोग समझते थे कि जियो बाइडेन ही गड़बड़ है, लेकिन ट्रंप तो उनसे भी ज्यादा गलत निकल गए। जो मुसलमानों को इतना आश्वासन दिए, दुनिया भर में मुसलमानों ने जहर पी करके ट्रंप को वोट दिया अमेरिका के अंदर, आज वो सारे मंसूबों में पानी फेर दिया इन्होंने। जब से आए हैं तब से मिडिल ईस्ट में आग और भड़का रहे, और जब आग और भड़काएंगे उसका खामियाजा यूक्रेन में को भुगतना पड़ेगा, और फायदा चाइना का हो रहा है, रूस का हो रहा है। ये जो डरवाने की इनकी आदत है ना, अमेरिका की जो आदत है डरवाने की, नहीं करोगे, नहीं मानोगे तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अब यही चीज अमेरिका को खाया जा रही है। अमेरिका बर्बाद हो रहा है। अमेरिका को बर्बाद करने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, वो तो ट्रंप ही काफी है। जब तक 5 साल रहेंगे, अभी 5 साल में अमेरिका को कहां पहुंचा के जाएंगे, वो आने वाले टाइम, आने वाली नस्लें याद करेंगे कि अमेरिका को कहां पहुंचा दी। पूरे दुनिया से इजराइल का इकबाल तो खत्म हो ही चुका था, ट्रंप ने अपना इकबाल भी खत्म कर लिया और अमेरिका का भी इकबाल खत्म कर लिया। अब सीरिया से उड़ान शुरू हो गई टर्की की, ओलेप्पो होते हुए 13 साल के बाद एक नया अपडेट हो रहा है। अरब नई दिशा चल रहा है, अरब नया ज्योग्राफी बना रहा है। अरब जो है अलग एक इतिहास बनाने के मूड में। अब बातें हो रही है कि अरब में, अरब देशों की अलग फौज होगी। अब बातें हो रही है कि अलग हमारा सब कुछ होगा, क्योंकि सबने अपना चेहरा देख लिया उस शीशे में, जिस शीशे पर धूल जमी है, जिसमें चेहरा साफ दिख नहीं रहा है। उनको अपना फायदा ज्यादा दिख रहा है और उनका फायदा नहीं दिख रहा है। पूरी तरह से ट्रंप अपनी पुरानी कार्यशैली से, जो अमेरिका के पुराने अफसर जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के जमाने के होंगे, वो भी अभी कुछ सीनियर बच्चे होंगे, उस जमाने में जवानी में आए होंगे, अब बूढ़े हो गए होंगे। वो उनका जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश का जो तेवर लेके बैठे हैं ना, अरे अमेरिका के सेक्रेटरीट में, वो अमेरिका को बर्बाद कर रहे हैं। अब वो जमाना नहीं है कि किसी को आप झुका लीजिएगा। अब सबके पास परमाणु बम है और सबके पास मिसाइल है, सबके पास
AK-47 और 56 राइफल है, और सारी विश्व की जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, अब दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं जिसके पास ना हो। अब आप टेक्नोलॉजी के बल पर किसी को नहीं दबा सकते। और ईरान ने तो पूरी दुनिया की आंख खोल दी कि डरना नहीं है, डरना नहीं है, बिना डरे मारना है, और मारते मारते इतना मारो कि वो पीछा छुड़ा के भागे। आज ईरान तो छोड़ दीजिए, अल हूती से नहीं निपट पा रहे, हूती के आगे सरेंडर हो गए अमेरिका और इजराइल। पहले ही बड़ा बड़ा बोर्ड शिप पे लगा दे रहे कि हमारे क्रूज मेंबर मुस्लिम्स हैं, उन पे हमला मत करना, हम हथियार नहीं, हम कुछ और लेके जा रहे हैं। अमेरिकन जहाज की तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही है लाल सागर में जाने की, घुसने नहीं दिया जा रहा उनको। और स्टेट ऑफ हुर्मुज वो तो पहले से ही निशाने पर है। अब अमेरिका आधी दुनिया से कट चुका है, उसके जहाज अब अमेरिका के ही आसपास चक्कर लगा रहे हैं। और जो टेरिफ अभी शुरू हुआ है, अभी तो 2-3 महीने के बाद इसका साइड इफेक्ट मालूम होगा। खुद अमेरिका की इकोनॉमी भी एक क्वार्टर 3 महीने का होता है ना, एक क्वार्टर की तिमाही जाने दीजिए। जब तिमाही की रिपोर्ट तैयार होगी ना अमेरिका की, पता चलेगा कि पिछले तिमाही से ये तिमाही में आधा हो गए, वो आधा उनकी इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। और जिस दिन ब्रिक्स तैयार हो गया उस दिन साफ हो जाएंगे। अभी 3 महीने में हाफ हो जाएंगे, और ब्रिक्स जिस दिन तैयार हो गया उस दिन साफ हो जाएंगे। ये अमेरिका का जो हालत है, इजराइल पूरी दुनिया में जाके आंसू बहा रहा है, रो रहा है बैठकर कि हमको बचा लो। यरूशलेम पर ये लोग आज भी कब्जा करने की कोशिश करते हैं। मस्जिद अक्सा में बार बार आज भी घुसने की कोशिश की है ये लोग। मस्जिद अक्सा में बार बार उकसाने की कार्रवाई करते हैं। जब ये उकसाते हैं तो सबसे पहले निशाना मस्जिद अक्सा होती है। याद कीजिए 7 अक्टूबर से पहले 2 हफ्ता पहले ये लोग जूता पहन करके मस्जिद अक्सा में घुस गए थे और गोलीबारी किए थे, जिसमें एक आदमी मर भी गया था। उसी का रिएक्शन था 7 अक्टूबर। जब इनको उकसाने की बात होती है, ये मस्जिद अक्सा पर हमला बोलते हैं, और उसी से पूरा मध्य एशिया भड़क जाता है, और फिलिस्तीनी और गजा के लोग तो पूरे भड़क जाते हैं। क्योंकि देखिए, गजा के लोग क्यों कह रहे इजराइल इस्लाम की जानकारी लो, कुरान पढ़ो, उनके दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि गजा वालों पर इतना जुल्म करने के बाद वो टूट क्यों नहीं रहे, क्यों नहीं रास्ता छोड़ रहे, क्यों नहीं गजा से भाग जा रहे, आखिर कौन सी ताकत है जो इनको रोके हुए है। तो अब उनको समझ में आ रहा है कि कुरान और अल्लाह और इस्लाम की जो शिक्षा है वही इनको रोके हुए है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटों को छोड़ करके रेगिस्तान में चले गए, तो उनकी बीवी ने कहा कि इन बच्चों का क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह मालिक है। अल्लाह ने पानी का इंतजाम कर दिया, आब जमजम आ गया, और वो आज तक लोगों को तसल्ली दे रहा है, पानी मिल रहा है उस रेगिस्तान में भी। ये खुदा की ताकत है। जब आप 24 कैरेट यानी 100% अगर आप अल्लाह पर भरोसा करते हैं, तो मेरा अकीदा अपना यह है कि अल्लाह की मदद आती है। जो गजा कभी गुलेल से लड़ा करता था, कभी सरेंडर नहीं किया, गुलेल से लड़ा, 40-40 साल की सजा काट रहे वहां लोग, फिलिस्तीनी नागरिक, बेवजह गोलियों से भून दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी गजा के लोग टूट नहीं रहे। ये क्या कारण है इनका? ये इजराइल नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ा सोच का विषय है। और जो नेतन्याहू पूरा जुल्म ढाने के लिए के बाद भी, मतलब उनकी अपनी सेना थक गई मारते मारते, लेकिन मार खाने वाला आदमी कभी पीछे नहीं हट रहा है, वो हमेशा मारने की कोशिश कर रहा है इसको। आईडीएफ के लोगों के हाल आपसे बता दें कि हेलीकॉप्टर में दरवाजा खोल के जानवर की तरह ठूस ठूस के उनको तेल अवीव लाया जा रहा है, इसलिए कि इतनी गर्मी में उनके पास, शिद्दत की गर्मी में पानी नहीं है पीने को, भूख से मर रहे, पानी नहीं है, जो बीमार है उनके लिए दवा नहीं है, कुछ भी वहां इस आईडीएफ के सोल्जर्स के लिए कुछ भी इंतजाम नहीं, लोग बेहोश हो जा रहे हैं, आईडीएफ के सोल्जर्स गर्मी से बेहोश हो जा रहे हैं, उनको जानवर की तरह लाद लाद कर हेलीकॉप्टर में भर भर के तेल अवीव लाया जा रहा है। ये तो केवल कहते हैं ना बंदर घुड़की, बंदर जैसे जैसे डराता है ना, वही हाल इजराइल का हो गया है।
आज इजराइल की हैसियत नहीं कि वो आईडीएफ को गजा में उतार दे या गजा के 1 इंच जमीन पर कब्जा करके दिखा दे। कोई क्या भगाएगा? वो तो डर के मारे खुद ही भाग रहे। आईडीएफ वाले डर के मारे खुद ही भाग रहे, और जब भाग रहे तो पीछे मुड़ के नहीं देख रहे। आज पूरी आईडीएफ लड़ाई छोड़ के भाग चुकी है। केवल ये टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया, उनकी अपनी जो वेस्टर्न मीडिया है वही उनको अभी तक बचाए हुए है। लेकिन मुमताज भाई एक चीज बताते हैं आपसे, अब वो दिन दूर नहीं कि जब पैदल मार्च चाहे जॉर्डन से हो या गजा से हो, लोग अब तैयार हैं, बिल्कुल पूरी दुनिया से लोग इकट्ठा हो रहे गजा के अंदर, और बहुत जल्दी वो तेल अवीव पर जाएंगे और फिलिस्तीन का झंडा फहराएंगे। नहीं, महमूद अब्बास साहब को इजराइल से भी कहना चाहिए। पूरा अरब खित्ते के अंदर एक ही तो यहूदी भी तो नहीं कह सकते उसको, इजराइल जो है कब्जा करके फिलिस्तीन को इजराइल बना लिया। तो महमूद अब्बास, मैं तो बार बार कहता हूं कि ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा, इजराइल अपना परमाणु बम समुद्र में खोल के डाल दे और दुनिया का आश्वस्त कर दे कि अब हमारे पास परमाणु बम नहीं है। उसी दिन खामेनी साहब ऐलान कर देंगे कि हम भी आज के बाद से परमाणु बम नहीं बनाएंगे। महमूद अब्बास साहब क्यों नहीं कह रहे कि इजराइल अपना, जो आदमी पिछले 22 महीने से फिलिस्तीन के मजलूम जो है लोगों को जो बम बरसा रहा है उसको खाना नहीं दिलवा पाए, इजराइल से कभी कह, इजराइल से क्यों नहीं कह रहे? आज तक एक बार भी उन्होंने इजराइल से कहा कि आप इनका खाना दाना, कम से कम जो राहत सामग्री जा रही है उसको मत रोकिए। आज 200 ट्रक गई अंदर और इजराइल तक जा रहा है गजा के माध्यम से, क्योंकि बरगुरियन एयरपोर्ट तो खत्म हो चुका है। अब रास्ता इजिप्ट के माध्यम से बाई रोड ही रास्ता बचा है जो इजराइल तक जा सकता है। अब जो आदमी ये नहीं कह सका कि भाई आप इनको कम से कम राहत सामग्री जो दुनिया भर से आ रही है वो तो दीजिए। मजलूम बेबस इंसानों को, महाभारत की लड़ाई में भी एक कानून बनाता है कि कमर के नीचे किसी को वार नहीं करना है। तो ऐसा कानून तो दुनिया में आज भी है ही कि आप मिलिट्री को छोड़ के आप सिविलियंस पर अटैक नहीं कर सकते। लेकिन उस कानून को मान कौन रहा है? कौन मान रहा है? और कौन, किसकी औकात है जो मनवा ले कानून को? यूएन मनवा लेगा, जो खुद काठ का उल्लू जिसको कहते हैं, जिसमें कुछ ताकत ही नहीं है। जब वो नहीं मनवा पाया तो महमूद अब्बास साहब 85 साल की उम्र में अब क्या ख्वाब देख रहे हैं कि फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री बन जाएंगे वो, या इजराइल उनको अपना लीडर चुन लेगा? तो क्या हमास और दुनिया के मुसलमान मानेंगे उनको, जो 22 महीने से इतना ना झुक गया कि उसकी कमर सीधी ही नहीं हो रही है अमेरिका के सामने और इजराइल के सामने? इतना नमक खा लिया उनका कि आज वो तो बोलेंगे ही ना ये बात। हमास को माइनस कर दिया जाए तो फिलिस्तीन बचता कहां है? कहां बचता है फिलिस्तीन यदि हमास को हम माइनस कर दे? तो फिर तो हथियार डाल दे, उसके बाद एक दिन के अंदर सारा फिलिस्तीन कब्जा कर लेंगे। ये बात क्या दुनिया के लोगों को समझ नहीं आ रही? या ये बहुत छोटी बात है कि जो समझने से कोई महरूम है? और सवाल इस बात की, आज की डेट में महमूद अब्बास साहब को पूछ कौन रहा है? उनसे कौन पूछ रहा है? राय कौन मांग रहा है उनसे? किसको वो राय दे रहे? ईरान को दे रहे, हमास को दे रहे, हुती को दे रहे, हिजबुल्लाह को दे रहे, कि सीरिया को दे रहे, कि टर्की को दे रहे? पूछ कौन रहा है आपसे? आप राय दे किसको रहे? क्यों दे रहे? आपको राय देने का हक ही किसके पास है? अभी 2 हफ्ता पहले सेटलर्स ने इजरायली आईडीएफ के साथ मिलकर के पूरे हमास, महमूद अब्बास साहब के घर तक की दुकानों को और घरों को बुलडोज कर दिया है। हमास के जब कुछ लड़ाके वहां पहुंचे तब वो बुलडोजर लेके भागे अपना। जो आदमी 2 हफ्ता पहले अपने ही मोहल्ले के घरों को तोड़ने से रोक नहीं पाया, उसका ज्ञान कौन मांग रहा है? किसको इतनी पड़ी है जो उनसे राय मांग रहा है और वो राय दे रहे, और उनकी राय को सुन कौन रहा है? ये तो यही है ना, मुनाफिकों की पहचान ही यही है। जो आदमी पूरी दुनिया, आज पूरी दुनिया थू थू कर रही, क्यों नहीं? जब दुनिया में एक कानून है कि मिलिट्री इक्विपमेंट के ऊपर, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ही हमला करना है, फिर सिविलियंस को मार दिया, 60,000 65,000 लोग मर गए, तब महमूद अब्बास कहां थे? कहां थे महमूद अब्बास? तब उनकी राय कहां थी?
फिलिस्तीन एक दिन भी इजराइल जा करके अगर उन्होंने नेतन्याहू से मिलने का टाइम नहीं दिया महमूद अब्बास को, नेतन्याहू ने, ट्रंप ने नहीं मिलने का टाइम दिया। कुछ समझते हैं इनको ये लोग? उनको सिर्फ डर दिखाते हैं कि हमास तुमको भी मार देगा। ये डर दिखा दिखा के उनसे कुछ कुछ बुलवाते रहते हैं। यही डर सबको दिखाते हैं कि अगर हम छोड़ देंगे, फिलिस्तीन राष्ट्र बन जाएगा, तो तालिबानियों की तरह फिलिस्तीन की हुकूमत हमास के पास चली जाएगी, तो महमूद अब्बास आपका क्या होगा? यही सवाल कह करके और डरवाते हैं महमूद अब्बास को। इसलिए अगर वो कुछ कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उनसे पूछ कौन रहा है? वो राय दे किसको रहे? जी मुमताज भाई। जी ऐसा है मुमताज साहब, जो डिमांड की जा रही है हमास से, वो डिमांड दरअसल हमास से नहीं बल्कि इसराइल की आईडीएफ से करनी चाहिए। ठीक है, या फिर ये कि दोनों एक साथ हथियार डालें, वो तो समझ में आता है। लेकिन आप हमास से कह रहे हैं कि भाई यू डिसआर्म योरसेल्व्स, उसके बाद क्या होगा? बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैं थोड़ा सा ताखिर से मैंने ज्वाइन किया है, मैं माफी चाहता हूँ। कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो जाती है, मैं जुड़ना बहुत जल्दी चाहता हूँ, लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं कुछ 11th आवर प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं किसी का कजिया निपटाना होता है, कुछ होता है। खैर चलिए, तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप डलवाइए हमास के हथियार, बिल्कुल डलवाइए, रखवाइए, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आईडीएफ के भी सारे हथियार रखवाए जाने चाहिए। तब तो ये बात समझ में आती है। लेकिन वही है कि जैसे ईरान से इन्होंने कहा है ना कि भाई आप अपना न्यूक्लियर जो आपके इंस्टॉलेशन है उनको खत्म कर दीजिए, ये सब। तो जिस दिन ईरान अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को खत्म कर देगा, ठीक है, या ये लोग किसी तरीके से उसको, जैसे इन्होंने कोशिश की खत्म कर देंगे, तो नेक्स्ट स्टेप इनका ये होगा कि ईरान पे कब्जा करेंगे और अपनी ये किसी पिट्ठू को बिठा देंगे, जैसा इन्होंने कई कंट्रीज में इससे पहले किया है। ठीक है, अफगानिस्तान में इन्होंने किया है, इन्होंने जो है इराक में भी किया है, और इस तरीके का इनका माइंडसेट है। तो हमास जो है बेसिकली, देखिए, हमास ऐसी नहीं आ गया, हमास वहां इलेक्शन जीत के आया है, ठीक है। और हमास को रोकने के लिए बदकिस्मती की बात यह है कि जो अपने को मालिक समझते हैं फलस्तीन का, डॉक्टर महमूद अब्बास ने कहीं शुरू में तो ठीक ठाक वो चले थे, लेकिन बाद में फिर वो बिक गए, वो इसराइल के हाथों बिक गए, वो नेटो कंट्रीज के हाथों बिक गए, ऑफ कोर्स अमेरिका के हाथों तो सबसे पहले ही बिके थे। तो अब ये है कि वहां पर एक चीज मैं और बताऊं आपको, जो 50 ये कहते हैं कैदी हैं, 50 कैदी तो मेरे ख्याल से जिंदा तो नहीं है, गालिबन 20 जिंदा है, और कुछ कैदी जो हैं इसराइल के, जिनके लिए आज बहुत बड़ा वहां पर जो है प्रोटेस्ट भी हुआ है, उसमें से गालिबन 20 जिंदा है और बाकियों की लाशें उनके उन्होंने रखी हुई हैं संभाल के। तो भाई तुम दूसरों को तो कह रहे हो ये करो वो करो, तुम खुद बमबारी नहीं रोक रहे हो। आज फिर आईडीएफ के चीफ ने जो है उनका जो मंत्री है, फौजी मंत्री इसराइल का, उसने फिर धमकी दे दी कि भाई अगर हमास ने डील को फिक्स नहीं किया तो हम गाजा पे बमबारी करते रहेंगे। अरे तुमने बमबारी रोकी कब है? बमबारी तुम सारे गाजा को खत्म कर दो, ठीक है, तुम्हारा तो मकसद ये है। और रही बात हमास, हमास तो तैयार है डील के लिए। तुम ही लोग जो है ना तो जंग बंदी कर रहे हो, ना बमबारी खत्म कर रहे हो, ना सही से उनको खाना पानी दवाएं जाने दे रहे हो। तो मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी, कातिल भी मैं, मुंसिफ भी मैं। इसराइल का तो ये हिसाब है वहां पे, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसराइल का यही रवैया रहा तो इसराइल को एक और कारी जर्ब लगेगी, ठीक है, क्योंकि अब दुनिया ने देख लिया है, एक मोखला एक रास्ता इसराइल का खुल गया है। पहले तो दुनिया समझती थी कि ईरान को ये एक सेकंड में तहस नहस कर देंगे अमेरिका और इसराइल मिलके, लेकिन ईरान ईरान एक मुख्तलिफ मिट्टी का बना हुआ मुल्क है, और वहाँ के रहने वाले जो हैं वो भी एक बहुत ही अजीबो गरीब लोग हैं। वो मरने को तैयार हैं, वो कहते हैं हमें कोई मारने नहीं आ रहा, हम तो अपनी शहादत देने को तैयार हैं। तो इस किस्म के जो लोग हैं जो मरने को तैयार हैं, और वो कहते हैं हमें कल के बजाय अभी मार दो, आज मार दो, और फौरन इस वक्त मार दो, तो ऐसे लोगों से इसराइल पार नहीं कर पाएगा। और इसराइल को ये चाहिए, आईडीएफ अमेरिका को, नेतन्याहू और ट्रम्प साहब, मिस्टर पलटू राम
कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अब हिंदुस्तान को भी अपना दुश्मन बना लिया, 25% टैरिफ उसके ऊपर झोंक के। इनको चाहिए सर जोड़कर बैठें और सही मानों में ईमानदारी से जंगबंदी करें, और जो भी डील है यरगमालियों की, उसको कायदे से करें। ठीक है। अब ये टू वे ट्रैफिक है। अगर आप एक जंग में क्या होता है, जंग में जब जंगबंदी का मामला होता है तो दोनों तरफ से जो है बातें आती हैं और फिर सेटलमेंट होता है। ये वन वे सेटलमेंट नहीं होता। आप चाहें कि भाई 100% अपना ही कर लें, कब्जा भी कर लें वहां पे फलस्तीन की जमीन पे, हथियार भी गिरवा लें उनसे, कॉरिडोर में आने जाने की इजाजत भी दी दें, भाई ये कौन सा तरीका है? ठीक है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो महमूद अब्बास साहब हैं, वो इनमें से ज्यादातर जो बातें हैं इसराइल की या अमेरिका की जंगबंदी की शराइत, जो कि बिल्कुल गलत हैं और बिल्कुल अनजस्टिफाइड हैं, उसके लिए वो तैयार होते दिख रहे हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा क्या नाम मुमताज साहब, कि इनका कोई स्टेटस को नहीं है आज की तारीख में। महमूद अब्बास साहब का, उनको कोई ना अमेरिका कुछ समझता है, ना ही इसराइल के नजदीक उनकी कोई वक़्त या औकात है, सिवाय इसके कि वो एक गुलाम है इसराइल के। तो मतलब यह है कि बड़ा अफसोस होता है हमें देख के कि कहने को तो एक बड़े नेता हैं वो फलस्तीन के, लेकिन फलस्तीन के साथ वो रोल अदा नहीं कर रहे हैं जो कि उनको करना चाहिए था। तो अब मेरा ख्याल तो यह है कि इनफ इज इनफ। अगर इस खित्ते में जंगबंदी नहीं हुई, और अगर इसी तरह से रोजाना भूखे नंगे खाने के पीछे दौड़ते लोगों के ऊपर गोली मारी गई। बल्कि एक चीज और बता के मैं, मतलब मेरी बात पूरी होने वाली है, 5 सेकंड और दीजिए। जो वो सेटलर बसे हुए हैं वहां पे वेस्ट बैंक पे, एक सिलवात जगह है, वहां पे सेटलर्स ने एक अमेरिकन जो शहरी था, फलस्तीनी था वो, उसको जो है उसका कत्ल कर दिया। और वहाँ बहुत बड़ा फलस्तीनियों ने वहाँ प्रोटेस्ट किया है, अमेरिका से भी, और उनको भी इन्वॉल्व किया है, क्या नाम, ट्रम्प साहब को, कि भाई आप देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको आप रोकिए। अभी आपने भी कहा कि उन्होंने बुलडोजर वगैरह से जो है सेटलर्स ने, और वेस्ट बैंक में ज्यादा हो रहा है, वेस्ट बैंक और रमल्ला का जो इलाका है। तो ये सारी चीजें बहुत हो चुकी हैं, इन चीजों को अब रुकना चाहिए। दुनिया कुछ नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं हम तो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। अभी ये दुआ जो है, ये जो मेरा जो आप कहते हैं कि प्रेसिडेंशियल खिताब है, उससे पहले की दुआ है, वो बाद में होगी। हम तो अल्लाह से ही दुआ करते हैं कि यहाँ पीस हो, और जो है जिस तरीके से कभी किसी को मार दिया, कभी किसी को मार दिया, ये अब मैं जब भी बैठता हूँ खाना खाने, तो ईमानदारी की बात है, मेरे हलक से निवाला नहीं उतरता। मेरी भूख भी तकरीबन खत्म हो गई है, ये सोच के कि क्या जो खाना हम यहाँ खा रहे हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह तबारक व ताला के हिंद में बैठ के तू हमें ग़िज़ा दे रहा है। क्या ही काश ये ग़िज़ा इस तरह की, जो ग़िज़ा में बेचारे मारे जा रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। 2-3 फोटो मैंने भी आपको भेजे हैं, जो लोग भूख से मरे हैं, मेल न्यूट्रिशन से। ये क्या हो रहा है? तो बिल्कुल दिल जो है ऐसा उचाट हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या करें। जिस दिन फिलिस्तीन अगला राष्ट्र बनेगा, महमूद अब्बास साहब अमेरिका चले जाएंगे, वो फिलिस्तीन में नहीं रहेंगे, क्योंकि अमेरिका परस्ती इतना वो कर दिए, अब उनके लिए कोई जगह फिलिस्तीन में नहीं है। और ये सारी बातें आज 200 ट्रक यूएन के सहारे अंदर गए हैं, बराहत चल रही है। और जॉर्डन, इजिप्ट, अरब, ये लोग को अमेरिका यही डरवाता है कि मिडिल ईस्ट में ईरान तो एक कंट्री है, सीरिया भी एक कंट्री है, और इराक भी कंट्री है, और एक ये हमास और हूती, ये एक लड़ाका ग्रुप है, जिसको अब जब फिलिस्तीन की जिम्मेदारी मिल जाएगी तो बाकायदा आर्मी हो जाएगा। अब जब आर्मी हो जाएगा तो ना तो अरब के पास कोई मजबूत सेना है, ना जॉर्डन के पास है, ना इजिप्ट के पास है। तो अमेरिका इनको यही डरवाता है कि देखो, अगर हमास मजबूत हो गया तो तुम सब लोग को कब्जा कर लेगा और ग्रेटर फिलिस्तीन बन जाएगा। उस फिलिस्तीन में इजिप्ट भी होगा, जॉर्डन भी होगा, हो सकता है अरब भी हो जाए। ये बात डरवाता है अमेरिका। इसीलिए ये लोग बार बार हमास की बजाय मदद करने के हमास को गलत सोचते हैं, और उनको डर भी लगता है
क्योंकि ये तो सोने के जहाज से चलते हैं, सोने के बिस्तर पर सोते हैं, सोने की थाली में खाते हैं। इनके पास गोल्ड के अलावा कुछ ऐशो आराम के अलावा इनके पास तो कुछ है नहीं। अल्लाह की सबसे बड़ी दौलत पेट्रोल डीजल और कच्चा तेल मिल गया, उसके भरोसे इनकी जिंदगी चल रही है। अवाम तो वहां की भी खुश नहीं है। जॉर्डन कोई बहुत रिच कंट्री नहीं है। जॉर्डन के बादशाह अमेरिका की दी हुई जहाज से चलते हैं, उन्हीं के दिए हुए सिक्योरिटी में रहते हैं। इजिप्ट का भी कोई हाल अच्छा नहीं है। उसके अलावा अरब को भी अगर देखा जाए तो जद्दा और बड़े बड़े जो शहर हैं, इनको इनको अगर इनसे आप 60 किलोमीटर या 50-100 किलोमीटर अंदर जब जाएंगे तो आपको इंडिया जैसा ही गरीबी दिखेगा वहां भी। और वहां भी जो मूल निवासी हैं वहां के, जो गांव देहात में रहते हैं, वो लोग कोई बहुत खुशहाल नहीं है। एक ना तो स्कूल खोला आज तक, ना अस्पताल खोला, ना कोई पढ़ाई पढ़ाते हैं। कोई स्कूल आप वहां पे नामी यूनिवर्सिटी नहीं। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो इंडिया आके पढ़ते हैं, अमेरिका जाके पढ़ते हैं, तजाकिस्तान चले जाते हैं। लेकिन अरब, जॉर्डन, इजिप्ट, इन कंट्रियों में न तो पढ़ाई पर कोई ध्यान है, न एजुकेशन पर, न हॉस्पिटल पर। केवल एक चीज ये लोग जानते हैं, सड़कें बड़ी बेहतरीन बना देते हैं, क्योंकि उसमें पैसे खाने को मिलते हैं। सड़कें बेहतरीन बना देते हैं, मेन शहर को बड़ा खूबसूरत बना देते हैं, क्योंकि उनमें उनको अपने खुद को रहना है। जो ग्रामीण इलाके हैं वो इन इलाकों के, चाहे जॉर्डन में आप चले जाइए, चाहे इजिप्ट में चले जाइए, बेहद गरीबी है, बड़ी भूखमरी है, और गवर्नमेंट के स्तर से करप्शन भी बहुत है वहां। अरब को भी मैं कह रहा हूं कि बहुत करप्शन है अरब में। और वहां पे ना तो एग्रीकल्चर है, ना उनके पास कोई इक्विपमेंट है, ना मेडिकल कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है, ना छोटे मोटे स्कूल भी नहीं है। 100 में से 10 आदमी इधर उधर जाके पढ़ता है। और जब आपके पास कोई प्राइमरी स्कूल नहीं होगा तो आप कितने दिन, बच्चा जब बचपन में छोटे स्कूल में ही नहीं पढ़ेगा तो यूनिवर्सिटी में जाके क्या करेगा? जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो लोग कहीं बाहर जाके पढ़ाते हैं, बड़े शहर में रह करके। बाकी हालत वही है, ऊंट चराओ, खजूर खाओ, खजूर के बाग से पैसा कमाओ, और बस सो जाओ, और खाओ पियो सो जाओ। यही जिंदगी है वहां पे जॉर्डन, इजिप्ट, अरब की। बस उनकी एक दौलत है तेल, जिसके बल पर पूरी दुनिया पर राज कर रहे। राज नहीं कर रहे, उनकी गुलामी कर रहे अमेरिका की। अगर वो अपने, जिस तरह से ईरान 40 साल में कहां पहुंच गया, अगर ईरान की तरह ये लोग भी अपने पैरों पर खड़े होते, आज अरब भी बहुत आगे चला गया होता। अरब के अंदर उतनी ताकत है कि पूरी दुनिया के लोगों को कम से कम एजुकेशन और हेल्थ, दो चीज को सुधार सकता है अगर ठीक से उतर जाए तो। क्या करेंगे पैसा इतना रख करके? कहां ले जाएंगे दौलत? कब्र में ले जाएंगे। अल्लाह ताला जब सवाल पूछेगा कि पड़ोसी भूखा है तो तुम्हारे ऊपर खाना हराम है, तो गजा के लोग जब भूखे मर रहे हैं तो अरब, जॉर्डन, इजिप्ट नहीं पूछेगा अल्लाह कि तुम लोग क्या कर रहे थे उस वक्त? इनको फिक्र नहीं इस बात की कि हश्र के मैदान में जब अल्लाह हमसे सवाल करेगा कि जब गजा के बेगुनाह लोग मारे जा रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे, क्या जवाब देंगे ये लोग? अल्लाह के जवाब देने की हैसियत में है ये लोग? तब कहेंगे कि हम तो सोने के महल में रह रहे थे, सोने के जहाज से चल रहे थे, सोने के बिस्तर पर सो रहे थे, सोने की थाली में खा रहे थे। ये कहने से अल्लाह छोड़ देगा इनको? बादशाह हो या फकीर हो, अल्लाह की अदालत में कोई बड़ा नहीं है। अल्लाह की अदालत में सबका इंसाफ होता है और होगा, कोई नहीं बचेगा। बेबस गजा के मजलूम बच्चों की हार जो है इन सारे कंट्रियों को बर्बाद कर देगी। सारे बादशाह बर्बाद हो जाएंगे, जिंदगी में सबसे बदतर मौत मरेंगे ये लोग, देख लीजिएगा। जो इन लोगों ने आंखें बंद कर रखी है ना, गजा के जेनोसाइड पर जो इन्होंने अपनी आंखें और कान बंद कर रखे हैं, ये बहरे और अंधे होकर मरेंगे ये लोग, देख लीजिएगा। क्योंकि चीखें इनको सुनाई नहीं दे रही है। रोते बिलखते बच्चे, माएं जो मर रही है ना, वो उनकी मौत की इनको सुनाई नहीं दे रही है, इनको दिखाई नहीं दे रही है। अभी फिरोज भाई ने कहा कि हमको खाना नहीं हजम खाया जा रहा है। उनको क्यों नहीं ये कैफियत आती है? उनका खाना कैसे उतर रहा है उनके गले से? कैसे मजलूमों को वो बर्दाश्त कर रहे हैं? और मिस्कीन यतीम, इनकी बद्दुआ तो बहुत तेज लगती है। तो क्या अरब, इजिप्ट, जॉर्डन के बादशाहों की इनकी बद्दुआ नहीं खाएगी? आएगा उनका दिन, दुनिया देखेगी इनके हश्र क्या होता है। क्या हुआ था अफगानिस्तान के अंदर?
जब अमेरिका परस्त लोग जब भाग रहे थे, सड़कों पे मरे पड़े मिले थे। क्या हुआ था? सद्दाम हुसैन साहब को फांसी देने वाले इराकी अमेरिकन जज का क्या अंजाम हुआ, क्या हालात हुआ उनका? अगर सद्दाम हुसैन साहब को फांसी हो गई तो उनके जज के भी जो हालात हुए वो बद से बदतर हुए। बेगुनाही हमेशा अपनी दास्तान लिख के जाती है। अगर कोई बेगुनाह को सजा दे दिया आपने, वो एक दास्तान, एक इतिहास ऐसा लिख के जाता है कि आने वाली पीढ़ियां भी उस पर रोती। क्यों हम लोग रोते हैं मुहर्रम के दिनों में? आज भी हमारे सीने में वो दर्द छिपा रहता है। आज भी हर मुहर्रम में हमारा जख्म हरा हो जाता है, हमें वो शहादत याद आने लगती। तो क्या इनका दिल मुर्दा हो चुका है? इनको गजा के मजलूम बच्चों की हाय नहीं सुनाई दे रही है? उन माओं की चीख नहीं सुनाई दे रही है जो खून से लथपथ होकर अपने बच्चों को खोज रहे हैं कि मेरे बच्चे बचे कि नहीं बचे? ये हालात है मुमताज भाई। अल्लाह की अदालत में देर है पर अंधेर नहीं है। निश्चित रूप से फिलिस्तीन आजाद होगा और नेतन्याहू बहुत बुरी मौत मरेगा। पूरी दुनिया के लोग ऐसे ही मारेंगे जैसा तालिबानों ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को मारा। दुनिया में हिटलर और मुसोलिनी के बाद तीसरी सबसे बड़ी मौत नेतन्याहू की होगी और यहूदियों के हाथ होगी। ये मेरी पेशन गोई है, मेरी बद्दुआ भी है। ये मेरी नहीं, पूरी दुनिया के अमन पसंद इंसानों की बद्दुआ है। नेतन्याहू भी वैसे ही मरेगा जैसे सद्दाम हुसैन साहब मरे, जैसे लीबिया के गद्दाफी साहब मरे, जैसे यासिर अराफात साहब मरे। अरे महमूद अब्बास को तो याद दिला दिया जाता है कि एक तरफ यासिर अराफात साहब की मौत है और एक तरफ अच्छी जिंदगी, तुम्हें क्या चुनना है? महमूद अब्बास साहब कहते हैं कि मुझे अच्छी जिंदगी चुनना है, मुझे यासिर अराफात साहब की तरह मौत नहीं चाहिए। अंजाम क्या? अरे मरना तो सबको है, कौन दुनिया में रहने आया है? लेकिन एक इज्जत की मौत होती है, एक जिल्लत की मौत होती है। यासिर अराफात साहब का आज हम लोग याद कर रहे हैं। बहुत से बादशाह गुजर गए, अपनी मौत से मर गए, उन्हें कोई याद नहीं करता।